घर में घुसते ही वारिस ने अपनी पत्नी को आवाज दी, सलमा, 2 कप चाय बनाना। सलमा खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। पति ने 2 कप चाय मांगी थी। इसका मतलब उसके साथ कोई आया था। उसने किचन से बाहर आकर देखा तो वारिस किसी हमउम्र युवक के साथ बैठा था। सलमा उसे पहचानती नहीं थी। इसका मतलब वह पहली बार आया था। कुछ देर में सलमा चाय और पानी लेकर आई तो युवक ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। वह चाय पानी की ट्रे रखकर खड़ी हुई तो वारिस ने उस युवक का परिचय कराया। यह मेरा दोस्त सुल्तान है। सीबीगंज के मथुरापुर गांव में रहता है। यह भी ऑटो ड्राइवर है। चाय पीकर सुल्तान जाने के लिए उठा तो सलमा ने कहा, अभी आप इनसे कह रहे थे कि आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। मतलब घर में खाना भी नहीं बना होगा। खाने का समय है, खाना खाकर जाना। सुल्तान संकोचवश कुछ नहीं बोला तो वारिस ने पत्नी की हां में हां मिलाते हुए कहा, अब तुम्हारी भाभी ने कह दिया है तो खाना खाना ही होगा। ये बिना खाना खाए नहीं जाने देगी। सुल्तान बैठ गया। सलमा ने जल्दी जल्दी सुल्तान और पति के लिए खाना लगाया। सलमा ने सुल्तान को इतने प्यार से खाना खिलाया कि वह जरूरत से ज्यादा खा गया। वह पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, भाभी, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। 30 वर्षीय सुल्तान ने 2 निकाह किए थे। उसका पहला निकाह 5 साल पहले बरेली के बाकरगंज में रहने वाली राणो से हुआ था, जिससे उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। राणो का चाल चलन ठीक न होने पर सुल्तान उसे उसके मायके छोड़ आया था। इसके बाद सुल्तान ने दूसरा निकाह बिहार के कटिहार जिले की शबीना से किया, जिससे 2 बेटे हुए। सुल्तान ऑटो चलाता था। एक ही काम में होने की वजह से दोनों में गहरी दोस्ती थी। वारिस अपने परिवार के साथ फतेहगंज के मोहल्ला कंचन नगर में रहता था। परिवार में उसकी पत्नी सलमा और 2 बेटे थे, जबकि सुल्तान अपनी पत्नी और बेटियों के साथ महानगर बरेली के गांव मथुरा नगर में रहता था। दोस्ती की वजह से एक दिन वारिस सुल्तान को अपने घर ले गया और चाय नाश्ता ही नहीं, खाना भी खिलाया। उस दिन सुल्तान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन 4 दिन बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई तो वह वारिस के घर जा पहुंचा। पता चला वारिस नहा रहा है। सुल्तान ने सलमा से कहा, भाभी, उस दिन आपने जो खाना खिलाया था बहुत स्वादिष्ट था। आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। मैं और काम भी बहुत अच्छे से करती हूं। सलमा ने एक आंख दबाकर कहा। सुल्तान सलमा की इस हरकत से दंग रह गया। वह कुछ कहता तभी वारिस ने बाथरूम से बाहर आकर कहा, सुबह सुबह कैसे आना हुआ भाई? यार, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, उसे मिस्त्री के यहां पहुंचाना है। मेरी गाड़ी अपनी गाड़ी में बांध लो तो आसानी हो जाएगी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं काम पर नहीं जाऊंगा। तुम मेरी गाड़ी ले जाओ, उसी में अपनी गाड़ी बांध लेना। उसे मिस्त्री के यहां छोड़कर पूरे दिन मेरी गाड़ी चलाना। शाम को गाड़ी खड़ी करने आओगे तो हिसाब दे देना। सुल्तान वारिस की गाड़ी ले गया। दिन भर गाड़ी चलाकर वह हिसाब देने आया तो सलमा उसके लिए पानी लेकर आई। सुल्तान ने गिलास थामते हुए उसकी ओर देखा तो उसने फिर आंख दबा दी। सुल्तान अचकचा गया। सलमा धीरे से बोली, मौका मिले तो आ जाना। सुल्तान को सलमा की हरकतें अजीब लग रही थीं। उसने आने के लिए क्यों कहा, यह सोचते हुए सुल्तान अपने घर आ गया। एक दिन सुल्तान स्टैंड पर खड़ा सवारियों का इंतजार कर रहा था। तभी उसे सलमा आती दिखाई दी। सबसे आगे सुल्तान का ही ऑटो खड़ा था, इसलिए उसने सुल्तान के पास आकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? क्यों नहीं भाभी, आओ बैठो, कहकर सुल्तान सवारियों का इंतजार किए बिना ही सलमा को लेकर चल पड़ा। सुल्तान चुपचाप गाड़ी चला रहा था। उसे इस तरह खामोश देखकर सलमा ने पूछा, क्या बात है, बहुत खामोश हो? तबीयत कुछ भारी भारी सी है। आज वारिस नहीं दिखा, कहीं गया है क्या? वह बाहर गए हुए हैं। आज बहुत गर्मी है, घर चलो, तुम्हें नींबू का शरबत पिलाती हूं। सलमा ने मीठे स्वर में कहा, नहीं भाभी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ड्राइवरों को गर्मी सर्दी सब झेलनी पड़ती है। कुछ भी हो, शरबत तो पीना ही पड़ेगा। सलमा ने जिद की। सुल्तान चुप रह गया। उसने सलमा के घर के सामने गाड़ी रोकी तो सलमा ने ऑटो से उतरकर ताला खोला। उसने सुल्तान को अंदर बुलाकर बैठा दिया और खुद शरबत बनाने लगी। कांच के 2 गिलासों में शरबत लाकर वह सुल्तान के पास बैठ गई। शरबत पीकर सुल्तान उठने लगा तो सलमा ने उसका हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, इतनी गर्मी में कहां जाओगे, थोड़ी देर बैठो ना, आज मैं भी अकेली हूं, दोनों बातें करते हैं। सुल्तान बैठ गया तो सलमा उठी और बाहर का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। सुल्तान अचकचाया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सलमा को ऐसी कौन सी बात करनी है
जो अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके सलमा सुल्तान के पास बैठ गई और बोली, तुमने यह तो बता दिया था कि खाना बहुत अच्छा बना था, लेकिन यह नहीं बताया कि खाना बनाने वाली कैसी लगी। यह सुनकर सुल्तान की हैरानी और बढ़ गई। अकेले में दोस्त की पत्नी के साथ इस तरह बैठना उसे ठीक नहीं लग रहा था। इसके अलावा वह डर भी रहा था। उसकी हालत देखकर सलमा ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, इस समय यहां कोई नहीं आएगा। लेकिन उसके आश्वासन के बावजूद सुल्तान का डर कम नहीं हुआ। वह वहां से निकलने के बारे में सोच रहा था कि सलमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। सुल्तान घबराकर उठ खड़ा हुआ। भाभी, मैं शादीशुदा हूं, मुझसे ऐसी बात न करो। सलमा ने हंसते हुए कहा, मैंने तुमसे यह थोड़े ही कहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, लेकिन मुझे तुमसे प्यार जरूर हो गया है। सलमा उसके एकदम करीब आ गई। सुल्तान थोड़ा खिसकते हुए बोला, वारिस क्या सोचेगा? कोई कुछ नहीं सोचता सुल्तान। सही बात तो यह है कि हर कोई अपने सुख के चक्कर में घूम रहा है। किसी के बारे में सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बारे में सोचती हूं, मेरे पति भी अपने बारे में सोचते हैं। अब तुम भी अपने बारे में सोचो। ये कैसी बातें कर रही हो आप? अपने दिल से पूछो। अगर तुम्हारे दिल में मेरे साथ समय बिताने की इच्छा ना होती तो तुम गाड़ी लेकर बाहर से ही लौट जाते, अंदर कतई नहीं आते। अंदर तो आपने बुलाया है। ठीक है, बुलाया था, पर तुम मना भी कर सकते थे, सलमा ने कहा। सुल्तान हैरान था। यह सच था कि पिछले कई दिनों से वह सलमा के बारे में सोच रहा था। कई बार वह उसके दरवाजे तक आया भी था, लेकिन बाहर से ही लौट गया था। सलमा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, प्यार करना गुनाह नहीं है। मैं जानती हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक नरम कोना है। मौके का फायदा उठाने से मत चूको। उलझन में फंसा सुल्तान सलमा के आकर्षण में बंधा था, इसलिए चाहकर भी वहां से नहीं जा पा रहा था। सुनसान घर में अकेली औरत नाजायज संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रही थी। आखिर सुल्तान ने खुद को सलमा के हवाले कर दिया। उस दिन वह सलमा के घर से निकला तो उसकी स्थिति अजीब सी थी। वह गाड़ी लेकर सीधा घर आ गया। जल्दी वापस आने पर शबीना ने कहा, आज जल्दी आ गए, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सिर थोड़ा भारी लग रहा था। मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मैं सोना चाहता हूं, कहकर सुल्तान कमरे में जाकर लेट गया। कुछ देर पहले उसके साथ जो कुछ गुजरा था वह सब उसे याद आने लगा। उसे लगा कि वह शबीना का गुनहगार है। वह अपराध बोध से ग्रस्त था। उसने सोचा, जो हो गया सो हो गया, भविष्य में वह ऐसी गलती नहीं करेगा। यह सोचकर उसका दिल कुछ हल्का हुआ। लेकिन उसकी वह रात करवट बदलते हुए गुजरी। सुबह उठा तो सिर भारी था। सुबह को सुल्तान काफी देर तक नहाता रहा, जिससे मन को कुछ शांति मिली। नाश्ते के बाद वह गाड़ी लेकर चला गया। सीधी सादी शबीना को पता ही नहीं चला कि पति ने उसके साथ बेवफाई कर डाली है। अगले कुछ दिनों में सब सामान्य हो गया। सुल्तान वारिस के घर की तरफ नहीं गया, लेकिन सलमा ने उसे फिर से तलाश कर कुछ सामान लाने को कहा। वारिस बाहर था, इसलिए सुल्तान ने सामान लाकर सलमा के घर पर दे दिया। उस दिन भी सुल्तान सलमा से दूर नहीं रह पाया। वह खुद को संभालने की लाख कोशिश करता, लेकिन उसकी कोशिश धरी रह जाती। जब उसे लगा कि संभलना मुश्किल है तो उसने सलमा के साथ इसे सिलसिला ही बना लिया। दोनों को मौके की तलाश रहने लगी। मोबाइल फोन ने उनकी राह आसान कर दी थी। इसी बीच सुल्तान और वारिस ऑटो चलाना छोड़कर कैंटर चलाने लगे थे। सुल्तान फतेहगंज पश्चिमी के ही नवाजिश अली का कैंटर चलाता था, तो वारिस इमरान रजा का। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। सलमा सुल्तान को अपना बलमा तो नहीं बना सकती थी, लेकिन उसके दिल का सुल्तान वहीं था। 7 फरवरी को देर रात तक सुल्तान घर नहीं लौटा तो शबीना को चिंता हुई। उसने 7:45 सुल्तान को फोन किया तो उसने आधे घंटे में पहुंचने की बात कही, लेकिन देर रात होने पर भी वह घर नहीं लौटा। उसका मोबाइल भी बंद हो गया था। पति के बारे में पता करने के लिए शबीना ने अपने जेठ शान अली को फोन किया तो पता चला कि वह राजस्थान से माल लेकर फतेहगंज लौट आया था। शान अली ने शबीना से कहा कि रात होने की वजह से वह कहीं रुक गया होगा। सुबह होने पर भी जब सुल्तान घर नहीं पहुंचा तो शान अली उसकी तलाश में लग गया। 8 फरवरी की सुबह फतेहगंज थाना क्षेत्र के गांव सफरी के कुछ लोगों ने सड़क किनारे स्थित बलवीर के खेत में एक अज्ञात युवक की लाश पड़ी देखी। वहां भीड़ एकत्र हुई तो बात गांव के प्रधान तक पहुंची। प्रधान ने मौके पर जाकर देखा और इसकी सूचना फतेहगंज थाने को दे दी। सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर चंद्र किरण पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक की उम्र 28 से 30 साल रही होगी। मृतक के गले पर कसे जाने के निशान मौजूद थे।
साथ ही सिर पर काफी गहरे घाव भी थे। घाव किसी वजनदार ठोस वस्तु के प्रहार के लग रहे थे। लाश के आसपास घटनास्थल का निरीक्षण करने पर कोई सुराग नहीं मिला। अलबत्ता वह मृतक के संघर्ष करने के निशान जरूर मौजूद थे। कई जगह मिट्टी उखड़ी हुई थी, कई लोगों के पैरों के निशान भी थे। मतलब हत्यारे एक से ज्यादा थे। इस बीच लाश मिलने की सूचना आसपास के क्षेत्रों में फैल गई थी। कुछ लोगों ने लाश की फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी थी। शान अली के कुछ परिचितों ने फोटो देखी तो शान अली को बताया कि सफरी गांव के पास एक लाश मिली है, कहीं वह सुल्तान की तो नहीं, जाकर देख ले। शान अली शबीना और भाई इरशाद के साथ मौके पर पहुंच गया। लाश सुल्तान की निकली। लाश की शिनाख्त हो गई तो इंस्पेक्टर चंद्र किरण ने सुल्तान की पत्नी शबीना से पूछताछ की। उसने बताया कि रात 7:45 बजे सुल्तान को फोन किया था तो उसने आधे घंटे में घर पहुंचने की बात कही थी, लेकिन वह घर नहीं आया। उसने सुल्तान के कैंटर मालिक नवाजिश अली और उसके बहनोई पर सुल्तान की हत्या का शक जताते हुए बताया कि 1 माह पहले रुपयों के लेन देन को लेकर सुल्तान का उनसे झगड़ा हुआ था। दोनों ने सुल्तान को जान से मारने की धमकी दी थी। इसी बीच सीओ और एसपी भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने लाश घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद आवश्यक पूछताछ की। उसके बाद वह इंस्पेक्टर को दिशा निर्देश देकर वापस लौट गए। शबीना की लिखित तहरीर पर नवाजिश अली और उसके बहनोई के विरुद्ध भादंवी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंस्पेक्टर चंद्र किरण ने केस की जांच शुरू की तो पता चला नवाजिश कैंसर से पीड़ित है और काफी समय से अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में सुल्तान की हत्या में उसका हाथ नहीं हो सकता था। इस जानकारी के बाद उन्होंने सुल्तान के प्रेम प्रसंग के संबंध में जानकारी जुटाई तो उसके किसी महिला से प्रेम प्रसंग की जानकारी मिली। इस पर उन्होंने सुल्तान के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पता चला कि एक नंबर पर उसकी हर रोज काफी देर तक बातें होती थीं। वह नंबर सुल्तान के नाम ही था। इसका मतलब यह था कि सुल्तान ने ही वह नंबर किसी को दिया था। उस नंबर की लोकेशन फतेहगंज के कंचन नगर मोहल्ले की थी और जानकारी जुटाई गई तो पता चला सुल्तान की दोस्ती कंचन नगर में रहने वाले वारिस उर्फ चांद से थी। इसके बाद रहस्य से पर्दा उठते देर नहीं लगी। पता चला कि सुल्तान के नाजायज संबंध वारिस की पत्नी सलमा से थे। सुल्तान की हत्या इन्हीं संबंधों की परिणति थी। इसके बाद इंस्पेक्टर ने वारिस को गिरफ्तार कर लिया। थाने में जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो मामला नाजायज संबंधों का ही निकला। सलमा और सुल्तान के नाजायज संबंधों की भनक पड़ोसियों को भी लग गई थी। जब वारिस घर पर नहीं रहता था तो सुल्तान घंटों तक उसके घर में पड़ा रहता था। इससे पड़ोसियों को समझते देर नहीं लगी कि सुल्तान और सलमा के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी। एक पड़ोसी ने वारिस को इस बारे में बता दिया था। यह जानकर कि सुल्तान ने उसे दोस्ती में दगा देकर उसकी पीठ में धोखे का खंजर घोंपा है, वह आगबूला हो उठा। इसके बाद उसने सलमा को खूब पीटा और सुल्तान का दिया हुआ मोबाइल और सिम भी खोज लिया, जिसे उसने तोड़ दिया। इसके बाद उसने सुल्तान को उसकी दगाबाजी और इज्जत से खेलने के लिए सबक सिखाने का फैसला कर लिया। इसके लिए उसने कंचन नगर में ही रहने वाले अपने फुफेरे भाई आमिर और भांजे दानिश उर्फ टाइगर को साथ देने के लिए तैयार कर लिया। दोनों ट्रांसपोर्ट पर मजदूरी का काम करते थे। एक रात को सुल्तान दिल्ली से माल लेकर बरेली आया। माल उतारने के बाद उसने कैंटर को ठिरिया खेतल के नासिर ट्रांसपोर्ट पर खड़ा कर दिया। इसके बाद वह अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में वारिस, आमिर और दानिश ने उसे मथुरापुर चलने की बात कहकर अपने कैंटर के केबिन में बैठा लिया। जब वारिस ने कैंटर शंघा अग्रास रोड पर मोड़ा तो सुल्तान विरोध करने लगा। इस पर तीनों ने गमछे से उसका गला दबा दिया। सुल्तान बेहोश हो गया। सफरी गांव के पास उसे कैंटर से उतारा गया तो होश आने पर सुल्तान ने भागने की कोशिश की। इस पर तीनों ने लोहे की रॉड से पीट पीट कर उसे मार डाला और उसकी लाश खेत में डाल दी। खून से सने कपड़ों को इन लोगों ने एक थैले में रखकर टूल बॉक्स में डाल दिया और अपने अपने घर चले गए। लेकिन गुनाह छिप न सका। वारिस की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए। इसके बाद वारिस को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस ने दानिश उर्फ टाइगर को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल वारिस का कैंटर भी बरामद कर लिया।